एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आकाश रांगलाले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे पहले अध्याय के, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। मतलब हम देखेंगे यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, राइट, क्योंकि अब आप लोग क्लास 11th में हो, आप लोगों में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो जेडब्ल्यू या फिर नीट की एग्जाम देंगे। मतलब ये कि अब जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो शुरू हो चुकी है और हमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का एक बेसिक एट अ ग्लांस ले लेते हैं, एक नजर फेर लेते हैं इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स पर जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने कवर किए थे, राइट। तो जब हम बात करते हैं हमारे अध्याय क्रमांक 1 की, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि यहां पर हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो कि अगले 2 सालों तक आप लोगों को उपयोग आने वाली है, स्पेशली जब हम बात करेंगे किसकी, भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हमने बात की थी कि जो हमारा रसायन विज्ञान होता है इसका महत्व क्या होता है। मतलब ये कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीधी सी कहानी है, केमिस्ट्री के बिना जो डेली लाइफ है, वो जो हमारी जिंदगी है, वो कैसी हो जाएगी भाई, अधूरी हो जाएगी। दूसरी बात, हमने बात की थी द्रव्य की प्रकृति एवं वर्गीकरण के बारे में। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं था, याद करो कक्षा 9वीं के वो दिन जब हम पढ़ा करते थे पदार्थ की शुद्धता, पदार्थ के वर्गीकरण, पदार्थ की ये सारी चीजों को जब हम पढ़ा करते थे, तो उन्हीं चीजों को हमने कक्षा 11वीं में दोबारा से पढ़ा और हमने उसको क्या कहा, भैया द्रव्य कितने प्रकार के होंगे, तो भाई 3 प्रकार के होंगे। ठोस होगा आपका, ठीक है, फिर तरल होगा आपका यानी कि द्रव होगा आपका, और क्या होगा आपका, गैस होगी। और क्या बात की थी हमने देखा था कि जो भी हमारे आसपास पदार्थ या द्रव्य पाए जाते हैं उनके गुणधर्मों का मापन किस तरीके से होता है। साथ में हमने जाना था कि जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं, जिसमें हमने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम देखा था, जिसमें हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा था, जिसमें हमने गुणित अनुपात का नियम देखा था, जिसमें हमने और क्या देखा था भैया, ऊर्जा के संरक्षण का नियम देखा था। इन्हें बहुत सारे हमने रासायनिक संयोजन के नियम देखे थे। हमने अवोगाद्रो के नियम की बात की थी, हमने गैलोसिक के नियम की बात की थी। ये सारी चीजें हमने बात की थी किसमें, रासायनिक संयोजन के नियम में। यदि आपको ये नहीं पता है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको मिलेंगे सारे टॉपिक वाइज वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से भी देख सकते हैं। और क्या देखा था भैया, तो हमने देखा था कि हमारा जो परमाणु होता है और अणु होता है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान तो पक्का होता होगा। तो परमाणु का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान यानी कि अणु का द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। साथ में हमने ये जाना था कि आपकी जो मोल संकल्पना होती है, ये क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट्स। और इस मोल संकल्पना से हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, जो कि ऑब्वियसली आज भी हम करने वाले हैं, क्योंकि जब भी इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात आती है या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं मोल संकल्पना से। तो मोल संकल्पना अपना एक स्टार टॉपिक है। कैसा टॉपिक है भैया? तो ये है अपना स्टार टॉपिक। कैसा टॉपिक? तो मोल संकल्पना है अपना स्टार टॉपिक। बात समझ में आ गई? तो लगा दो एक स्टार। मोल संकल्पना कैसा टॉपिक है अपना? डबल स्टार टॉपिक ले लेते हैं अपन इसको। बात समझ में आ गई? और कुछ देखा था इस चैप्टर में हमने? तो हाँ जी, बिल्कुल देखा था। क्या देखा था भाई? तो सांद्रता का मापन देखा था। मतलब जब हम बात करते हैं किसी विलेय की विलयन में सांद्रता के बारे में, तो हमने ये जाना था कि कुछ मोलरता जैसा होता है, कुछ मोलकता जैसा होता है, कुछ मोल अंश जैसा होता है, कुछ मोलों की संख्या जैसा होता है, कुछ फॉर्मेलिटी जैसा होता है, कुछ नॉर्मेलिटी जैसा होता है, कुछ द्रव्यमान प्रतिशत जैसा होता है, और कुछ होता है आयतन का प्रतिशत, राइट। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमने देखी थी। साथ में हमने ये जाना था कि एक मोल का मान कितना होता है, एक AMU या फिर जिसको हम एक U कहते हैं, एक इकाई द्रव्यमान कहते हैं, उसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजों को हमने बात की थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आप एक काम करो, बढ़िया तरीके से इसका जो डायग्राम है उसको अपनी कॉपी में बना लो
कुछ और चीजें इस चैप्टर में हमने देखी थी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय पर हमें तापमान और दाब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अभिक्रियाओं पर असर डालते हैं। तो हमने देखा था कि भाई एसटीपी क्या होता है। तो एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी कंडीशन होती है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर आपका 1 atm होगा। एनटीपी क्या होगा, तो भैया तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और प्रेशर आपका 1 atm होगा। और एसएपीटी क्या होगा, तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, और इसमें टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर की बात यदि हम करेंगे तो वो होगा आपका 1 atm। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। तो इस तरीके से ये जो कहानी थी ये मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। हमने एक छोटा सा ग्लांस इस पूरे चैप्टर का लिया हुआ है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर से जनरली आपकी परीक्षाओं में, जेडबलई में, नीट में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहां से, यानी कि परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान, और दूसरा आपका होगा मोल संकल्पना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। राइट, बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, नोट करो। चलो कर लिया? पक्का? बढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पड़ोस में, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमसे, कहां से भाई? मोल संकल्पना, यानी कि आवोगाद्रो की संख्या क्या है। तो दुनिया जानती है कि जो आपकी आवोगाद्रो की संख्या होगी वो क्या है, तो वो है आपका 1 मोल। तो भैया ये क्या है? ये है आपका 1 मोल, और यदि इस 1 मोल की हम बात करेंगे तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23। दैट्स ऑल। ये क्या होगा? तो ये होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। क्या? तो मोल क्या है? तो मोल क्या है? क्या है? तो ये है एक समूह। तो जैसा कि, तो ये क्या है भाई? एक समूह है। तो जैसा कि इस पूरे चैप्टर का हमने एक छोटा सा एट ग्लांस देख लिया है, हम बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की। और पहले ही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। कैसे निकाला गया था, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, ये सब आपको मिलेगा कहां पर? कॉन्सेप्ट वाइड वीडियोस में। एक और चीज, हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जिससे आपका जो चैप्टर का रिवीजन है वो भी बढ़िया से होता रहेगा। राइट, तो 1 मोल क्या है? तो एक समूह है जिसमें इतनी चीजें आती हैं, जैसे एक समूह 1 दर्जन होता है। जब आप बात करते हो 1 दर्जन की, तो भैया 1 दर्जन क्या है? तो 12 का समूह है। 1 दर्जन क्या है? तो 12 का समूह है। कुछ इसी तरीके से 1 सैकड़ा क्या है, जिसको 100 अपन कहते हैं, तो ये 100 का समूह है। सेंचुरी क्या है? तो एक समूह है। वैसे ही जैसे 1 दर्जन एक समूह है, कुछ इसी तरीके से 1 मोल जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक समूह है जिसका मान होता है कितना भैया? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब बहुत बड़ा एक समूह जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो क्या होगा, ध्यान से देख लो। तो भैया ऐसा है कि 10⁻23 वाला जो है वो तो बिल्कुल सही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये सही है, और ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये 6.022 इंटू 10⁻, तो ये अपना सही आंसर होना चाहिए। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और पूछते हैं कि भैया सही आंसर क्या है, थोड़ा बताने का कष्ट करें। कंप्यूटर जी का कहना है कि बी ऑप्शन, यानी कि आपका जो विकल्प क्रमांक ख है वो बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? बड़े ही सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो। चलो ठीक, चलिए चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले देखो भैया, ऐसा है, मोल कॉन्सेप्ट का सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को, बड़ी ही आसान है। जब कभी भी बात होगी मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए सवाल की, आपको जो भी यौगिक दिया हुआ है, जो भी अणु दिया हुआ है, जो भी परमाणु दिया हुआ है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको उसके 1 मोल के लिए समीकरण बनाना है। कैसे? तो देखते हैं। अब ये मत बोलना सर आप मीथेन नहीं जानते हो, आप सब जानते हो, और नहीं जानते हो तो देखो, क्या मीथेन CH4 होता है? यस। क्या है? तो भाई एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी, तो मीथेन CH4 होता है।
तो यदि हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मीथेन की। मतलब मैं यदि बात करूंगा कि 1 मोल CH4 क्या होता है, यदि मैं बात करूंगा कि 1 मोल CH4 क्या होता है, राइट, तो 1 मोल CH4 आपका क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये होंगे आपके 6.022 गुणा 10 की घात 23, और क्या होंगे, तो भाई ये एक यौगिक है, तो इतने होंगे आपके अणु, इतने क्या होंगे, तो इतने होंगे आपके अणु। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल इसमें इतने अणु तो आ गए, अब इसका कुछ द्रव्यमान भी तो होगा ना, और वो द्रव्यमान कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है भाई 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 4 होता है, तो 12 में यदि अपन ने 4 जोड़ा तो अपना आ गया 16 ग्राम। सीधी सी बात है, इसी को अपन लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आ गई, तो भैया ऐसा है 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 जो रहेगा उसका द्रव्यमान कितना रहेगा 16 ग्राम रहेगा, और उसमें अणुओं की संख्या कितनी रहेगी, तो भैया इतनी रहेगी। पहले तो इस जानकारी को नोट करो, कर लिया, पक्का जी, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर कहानी क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितना आसान सवाल है, धमाका अपन लोगों ने कर दिया है। 16 ग्राम मीथेन क्या है, तो भाई 16 ग्राम CH4 यानी कि मीथेन इज इक्वल टू 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्या है आपके अणु हैं। 16 ग्राम CH4 इज इक्वल टू इतने अणु हैं, तो भैया 1.6 ग्राम इज इक्वल टू कितने अणु होंगे, 16 ग्राम में इतने अणु हैं तो 1.6 ग्राम में कितने अणु होंगे, तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लो, फिर 1.6 ग्राम के लिए। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, सुनो, 6.022 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 16 गुणा 1.6 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, घबराने वाली बात ही नहीं है। 1.6 से 16 गया, कितना बचा, 10 बचा नीचे, तो ये हो जाएगा 6.022 डिवाइड बाय 10 गुणा 10 की घात 23। अब भैया ऐसा है, नीचे की तरफ 10 1 है, 10 की पावर 1 है, ऊपर की तरफ 23 है, तो एक 10 से ऊपर वाले वो जो 10 के साथ उतने सारे जीरो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या मिलेगा, तो हमें जो चीज मिलेगी ना वो क्या पता है क्या होगी, तो ये होगी, सुनो सुनो, 6.022 इंटू 10⁻22 क्या मिलेंगे भैया, अणु। बात समझ में आ गई, तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ 30 सवाल लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर, और नहीं यदि समझ में आएंगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो कहीं दिया है क्या, तो इतने तो आपके अणु आ गए, अब क्या पूछना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछनी है, हाँ पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 ग्राम CH4 में आपके इतने अणु थे, तो 1.6 ग्राम CH4 में आपके इतने सारे अणु होंगे। ये तो अभी अणुओं की कहानी हुई। अब यदि हम बात करें CH4 की, तो मैं यहां पीछे लिखता हूं, ध्यान से देखना कि एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यदि हम 6 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10, बस। तो हम इसको लिखेंगे भैया 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ गई। तो इतने CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर 10 से गुणा होगा। तो एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, यार घुमा फिरा कर वही ले आइए, तो बड़ा बढ़िया सवाल था, मजेदार। और जब तक आप अणु नहीं निकालते काम नहीं चल पाता, बात समझ में आ गई। चलो भाई, तो एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 में क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, एक में इतने तो इसमें कितने, तो 10 से गुणा करोगे, दैट्स ऑल। अब ये हो जाएगा 22, एक मिनट, यहां पर 22 था, और ये हो जाएगा आपका 10। तो भैया टोटल हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23।
23 क्या इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी। टडे टडे टडे, ये है लक्ष्मण रेखा। टडे टडे, और हमारा सही आंसर क्या होगा? तो भैया ये रहा हमारा सही आंसर। आई कहानी समझ में? पक्का जी, ध्यान से देखिएगा भाई, सीधी सी बात है, एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें उस द्रव्यमान में कुल CH4 निकालने थे। उसके लिए हमने क्या किया? सुनो, हमने कहा 1 मोल CH4 इतने अणु होते हैं, इतना द्रव्यमान होता है, मतलब 16 ग्राम CH4 का इतना अणु होता है। तो 1.6 ग्राम CH4 का कितना अणु होगा? तो इतना अणु होगा। और एक अणु की यदि हम बात करें तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने अणु में कितने होंगे? 10 से गुणा करने का। तो अपना जो आंसर है वो होगा क। जल्दी से अपन लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपन ने कर लिया है और आंसर बिल्कुल सही है। चलो नोट कर लो। कर लिया। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों की, जो बायोलॉजी वाले देख रहे हैं ना इस क्लास को, उसको ध्यान से सुनेगा बेटा। एक बार ये क्वेश्चन नीट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, ठीक है? चलो हो गया जी, पक्का जी, बस ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। सभी गैसों के मोलर आयतन एनटीपी पर करीब करीब समान होते हैं तथा इसका मान कितना होता है? तो भैया ऐसा है, इसका मान इतना होता है। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि तापमान जो है वो आपका कितना रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, राइट? और प्रेशर आपका रहेगा 1 atm, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है? तो सभी गैसों के मोलर आयतन एनटीपी पर करीब करीब समान होते हैं तथा इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है आपका 22.4 लीटर। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, यही होगा, बिल्कुल सही है। बच्चों वाला सवाल था, ठीक है? चलो एक और चीज, सवाल भी पढ़ना है, सॉल्यूशन भी नोट करना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है और आंसर भी लिखना है। बात समझ में आ रही है? सब आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या निम्न में से किसके बराबर होगी? एक बार ट्राई करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन जो है वो हमसे ये कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या जो है वो किसके बराबर होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, एकदम ऐसा लल्लू सा क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, राइट? ध्यान से देखो क्या बात हो रही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। और देखो भैया, जब भी बात किसकी आती है? ऑक्सीजन की आती है। बड़े ध्यान से जो है ना कहानी समझा करो, क्योंकि यदि ऑक्सीजन रूठ गई ना तो हमारा जो काम है तमाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी ऑक्सीजन की बात आएगी, आप सबसे पहले ये देखो कि अणु की बात हो रही है या फिर परमाणु की बात हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में तो एक परमाणु के रूप में पाया जाता है, पर वातावरण में कैसा पाया जाता है भाई? अणु के रूप में पाया जाता है। अब अणु क्या होता है? तो ये होता है हमारा O2, परमाणु होता है हमारा O। बात समझ में आ गई? तो अब बात किसकी हो रही है? 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की बात हो रही है। अब जब बात अणुओं की बात हो रही है, इसका मतलब जो यहां पर ऑक्सीजन है वो कैसा होगा? तो एक प्रकार का यौगिक होगा। यदि परमाणु की बात होती तो ये एक प्रकार का तत्व होता, पर यदि ये बात कर रहे हैं आपके अणुओं की तो ऑक्सीजन जो है एक यौगिक होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अणु के भी रूप में पाया जा सकता है और परमाणु के भी रूप में। अब चलते हैं सवाल की तरफ, तो इसको यहां से हटा देते हैं। बात समझ में आ गई? चलो भैया, अब क्या है कहानी, ध्यान से देखो। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या बतानी है आप लोगों को। तो आप एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम हमेशा से क्या करते हैं? 1 मोल के लिए अभिक्रिया बना लेते हैं, और 1 मोल की यहां पर जो अभिक्रिया है, जानकारी है, वो क्या होगी? तो सीधी सी बात है, 1 मोल राइट ऑक्सीजन है ना, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑक्सीजन के अणु को हम और क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे 1 मोल O2। तो ये जो आपका 1 मोल ऑक्सीजन का अणु है, ये बेसिकली क्या था? तो भाई इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, इसके पास कुछ ना कुछ अणुओं की संख्या रही होगी, तो अणुओं की संख्या होगी इतनी। काहे घबराते हो? इतने अणु होंगे। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो कितना रहा होगा? तो ये रहा होगा आपका, देखो O2 है,
एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा भैया 32 ग्राम होगा, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो उतने अणु 32 ग्राम के हैं या 32 ग्राम में उतने अणु हैं, बात समझ में आ गई। 32 ग्राम में उतने अणु हैं तो 16 ग्राम में कितने अणु होंगे। यदि कोई चीज 25 रुपए की एक आती है तो 16 रुपए की कितनी आएगी, आधी आएगी, मतलब उसको अपन डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, होगा कहीं ना कहीं पर। अच्छा एक मिनट ये तो क्वेश्चन था ही था अपना, और साथ में क्या था, ये किसके बराबर है ये भी था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन के अणु जो है उसमें इतने आएंगे, 1 मोल में अणु उतने आएंगे, द्रव्यमान इतना होगा। तो जो चीज अपन ने सीखी है उसको अपन लिख लेते हैं। कहां लिखेंगे, तो रुको मैं बताता हूं कहां लिखेंगे। देखो तो 1 मोल ऑक्सीजन की बात हो गई ना, पक्का जी, ठीक है। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, 32 ग्राम यहां पर लिख रहा हूं, राइट। 32 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्या अणु। 32 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं उतने अणु, 32 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं उतने अणु, तो भैया 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने अणु होंगे, तो कितने होंगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 6.022 डिवाइड बाय सीधे सीधे 2 आ जाएगा इंटू 10 की घात 23 अणु, ठीक है। यहां तक भी चल रहा गया अपना काम, है ना। तो कुल मिलाकर 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने अणु होंगे। अब ये जो अणुओं की संख्या है वो इनमें से किसके बराबर होगी देख लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, देखो 16 ग्राम O3 की बात हो रही है तो मुझे 1 मोल लेना पड़ेगा O3 का, राइट। सबका एक एक करके देखना पड़ेगा तभी अपना आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं O3 के। अब 1 मोल की बात करूंगा तो O3 क्या होता है आपका, भाई ओजोन होता है। सवाल जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा पर आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। O3 क्या है आपका, तो ये है आपका ओजोन। और यदि आप बात करते हो किसकी, ओजोन की बात करते हो, तो आपका जो ओजोन है, हाँ वही परत की बात कर रहा हूं जो हमें सूरज की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। बात समझ में आ गई। चलो तो O3 के 1 मोल में कितना होगा, ठीक है। O3 के 1 मोल की यदि आप बात करेंगे तो कितना होगा, तो O3 का जो 1 मोल है वो क्या होगा, 16 या 48 ग्राम। तो इसके 48 ग्राम में कितने आएंगे भाई, इसके इतने ही अणु आएंगे। तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भैया 48 ग्राम में 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु। तो 16 ग्राम में कितने, तो 48 में यदि इतने तो 16 उसका डिवाइड बाय 3 है, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 3। अब किसके लिए करेंगे, क्लोरीन के लिए करेंगे। तो क्लोरीन जो 1 होता है वो कितना होता है, 35.5 ग्राम का होता है। 2 क्लोरीन कितने के होंगे, तो 71 ग्राम के होंगे। तो ये कह रहा है कि 71 ग्राम में, यार ये जो वैल्यू है ना ये अपने को थोड़ी परेशान कर रही है। अपन एक काम करें क्या, क्योंकि अपने को पता है कि ये एवोगैड्रो की संख्या है, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन इतना तामझाम नहीं पालते हैं। अपन एक काम करते हैं 0.22 इंटू 10⁻23 को कितना ले लेते हैं भाई, Na ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, तो Na ले लेते हैं। Na क्या है, तो एवोगैड्रो का अपन नंबर है, तो इसको अपन Na भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग जो है वो और क्या लिख सकते हैं, Na भी लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, हाँ तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं Na, एवोगैड्रो की संख्या। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं Na/3। इसे भी मैं यहां से चेंज कर देता हूं और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, Na। इसको भी अपन यहां से हटा देते हैं और उसकी जगह अपन Na लिख देते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में आसान लगेगा क्योंकि आप पहली बार में ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो ये मुश्किल ना होते हुए भी आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि नई नई चीजों में दिमाग हमेशा इंटरेस्टेड हो ये जरूरी नहीं है। चलो 71 ग्राम में यदि Na है बेटा, तो 16 ग्राम में क्या होगा, तो 16 ग्राम में आपका हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, Na डिवाइड बाय आपका 71 गुणा यहां पर 16 आ जाएगा। यही तो होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब SO2 का निकालते हैं अपन लोग। तो SO2 में सल्फर का 32 होता है,
ये सब करने के लिए आपको जो है क्या पता होने चाहिए, कुछ आपके जो तत्व होते हैं सबका मोलर द्रव्यमान। मैं काम करता हूं, 1 मिनट का समय लेता हूं और सबका मैं मोलर द्रव्यमान यहां पर लिख देता हूं, घबराने वाली कोनो बात नहीं है। चलो देखो, नहीं इतना नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। अपन सीधे सीधे लिखते हैं, रुको, अपन सीधे लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। बात समझ में आ रही है? बस ध्यान से देखना, पूरे कंप्लीट करवा रहा हूं। नाइट्रोजन का 14 होता है, इसके बाद सल्फर का 32 होता है, इतने में अपना काम चल जाएगा। कैल्शियम का 40 होता है, इसके बाद क्लोरीन जो है उसका आपका 37.5 होता है। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम का आपका 4 होता है। आप यदि आयरन की बात नहीं करेंगे फिलहाल में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्बन की यदि हम बात करेंगे तो कार्बन का आपका 12 होता है, राइट। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ जी, सल्फर अपना हो चुका है, राइट। एल्यूमिनियम की यदि हम बात करेंगे तो इसका 27 होता है। हीलियम की अपन बात कर चुके हैं, राइट। चलिए, और कुछ बचा? सोडियम की यदि हम बात करेंगे तो सोडियम का कितना होता है भैया? तो सोडियम का होता है 23 होता है। सब कुछ ग्राम में रहेगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। इन तत्वों से अपना काम चल जाएगा। तो सल्फर का कितना है भाई? 32 है। ऑक्सीजन का कितना है? तो 16 है। चलो, तो एक सल्फर का 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन का भी 32 हो गया, तो 64 ग्राम में, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 64 ग्राम SO2, यही है ना, ठीक है। 64 ग्राम SO2 में कितना है भैया? Na है। तो 16 ग्राम में कितना होगा? तो 16 ग्राम में हो जाएगा, 64 ग्राम में दी इतना है तो 16 ग्राम में कितना होगा? Na डिवाइड बाय 64 गुणा 16 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Na डिवाइड बाय 4। तो इनको जरूर गोला लगाते चले आप लोग। ये Na बाय 3 है, ये Na बाय इतना है, ये Na बाय 4 है। अब अंत वाले को अपन कर लेते हैं, है ना। अंत वाला क्या कह रहा है भैया? फिर से आपका SO2 है, तो SO2 का कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। SO2 का एक मोल कितने ग्राम का भाई? 64 ग्राम का। तो फिर बात वही हो गई कि 64 ग्राम SO2 जो है आपका वो कितना है? वो Na के बराबर है। तो 32 ग्राम कितना होगा? तो ध्यान से देखो, 32 ग्राम SO2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो भैया Na डिवाइड बाय 64 इंटू ये यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा, तो कितना आ जाएगा अपना? तो ये आ जाएगा अपना क्या? ध्यान से देखिएगा, Na डिवाइड बाय 32 से 64 कितना गया? 2। कछु समझ में आया? इनका कहने का मतलब ये था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था कि भैया 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या निम्नांकित में किसके बराबर होगी? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अणु में Na/2 अणु हैं। Na क्या है? तो आपकी एवोगाड्रो संख्या है। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना हो इसलिए मैंने Na लिख दिया है। आप बाद में Na की जगह पर एवोगाड्रोस नंबर यानी कि एवोगाड्रो संख्या लिख सकते हो। चलो भाई, तो ये आपका Na हो गया। अब बात यदि अपन किसकी करेंगे तो 16 ग्राम O3 में तो ना 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 कभी नहीं, तो यहां तो नहीं हो रहा है। उसके बाद यदि हम इधर पर आते हैं तो 16 को यदि अपन 71 से बांटेंगे तो ये 2 तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहां पर आपका Na/4 है तो ये भी नहीं होगा। पर यदि हम बात करें, राइट, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है तो वो बिल्कुल सही है, यही है आपका Na/2। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज पर ध्यान देना है, और वो क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों को हर एक आपके तत्व का क्या पता होना चाहिए भैया? मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। आपको सभी तत्वों का क्या पता होना चाहिए? तो मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि किसके एक मोल में कितने अणुओं की संख्या है और कितना उसका मोलर द्रव्यमान है। जैसे कि SO2 था, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने सल्फर का 32 ले लिया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 32 को 32 से जोड़ दो, 64 आ गया। सिंपल सी मैथ्स है ना। चलो, तो आंसर पक्का चेक कर ले, ये देखो बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक, मिटा दूं स्क्रीनशॉट।
तो सिर्फ आंसर नोट नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नोट करोगे। ये सब आपके जो है नीट में, स्कूल की एग्जाम्स वगैरह जो होती है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब क्या बात हो रही है भाई, एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के इतने मिली मोल में, मिलीलीटर में मोलों की संख्या। तो आप जानते हो कि एसटीपी की जब हम बात करते हैं तो गैस का एक मोल जो होता है, गैस का एक मोल जो होता है किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि आपका जो तापमान है, मिट जा रे भाई, तापमान है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 273.5 केल्विन। यही एसआई इकाई है। और प्रेशर कितना होगा, तो भैया प्रेशर होगा आपका 1 atm। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब इस चीज के बारे में बात की थी। चलो भाई, तो एसटीपी पर गैस का एक मोल जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका 22.4 लीटर। कितना रहेगा आपका 22.4 लीटर, राइट। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, तो कुछ लिखना ही नहीं है, 24 पॉइंट आपका लीटर हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब दिया है क्या, ध्यान से देखना, दिया क्या है। अब दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबूजी, दिया गया है मिलीलीटर में। तो क्या करोगे, 2 इंटू 10 की घात, याद करो सिखाया था मैंने आपको, 10 की घात -3 लीटर हो जाएगा, राइट। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, तो 10 की घात -3 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2, यही तो हुआ, 10 की घात मिलीलीटर है ना, तो 1 2 3, ठीक है, 0.0224 लीटर। तो अपन यहां पर कैपिटल एल लिख देते हैं। तो 22.4 लीटर में 1 मोल होगा। यदि कैसे लिखोगे भाई, 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, तो 0.224 लीटर बराबर कितने मोल। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, 1/22.4 गुणा 0.224। इससे यदि इसको विभाजित करोगे तो भैया ऐसा है 0.2 बार उधर है, मतलब 100 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा, तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 और ये यहां पर कितना आ जाएगा, 100 से भाग जाएगा। क्योंकि दशमलव की संख्या देखो, कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हो, बड़ा ही बेसिक मैथ्स है, राइट। तो इतने मोल हो जाएंगे। अब इसको लिख लेते हैं भैया, इतने मोल हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/100 आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 1.01 मोल। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, पर यही सही आंसर दिख रहा है, और ये आंसर अपने को गलत दिख रहा है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। नोट कर लो, हो गया जी, सिंपल है जी, देख लो, पक्का, ठीक। अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। एसटीपी पता होना चाहिए, एक मोल की परिभाषा पता होनी चाहिए, द्रव्यमान के संदर्भ में, आपके आयतन के संदर्भ में, और किसके बारे में पता होना चाहिए आपको, एक मोल। तो भैया एक मोल द्रव्यमान हो गया, मोलों की संख्या के और अणु परमाणु की संख्या के रिस्पेक्ट में सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। चलो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, 1.8 ग्राम जल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या भाई, परमाणुओं की संख्या। चलो तो एक काम करेंगे, फिर से मोल वाली एंट्री होगी, ठीक हो। देखो जल के, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 1.8 में जल के अणु निकाल लेते हैं, राइट। चलिए भैया, तो जैसा कि आप जानते हो H2O, चलो यहां लिख रहा हूं मैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, कहां वैसे भी नहीं घबराते हो आप लोग। चलो H2O की यदि हम बात करेंगे तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा भैया, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम।
तो आप सबसे पहले तो ये लिखें कि 18 ग्राम H2O में क्या होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, क्योंकि जल का जो 1 मोल है वो 18 ग्राम के बराबर है, राइट। कोई भी यदि कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो देख लो, फिर भी यदि नहीं जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि गुरुजी ऐसा है, अब आप इसको और दूसरे तरीके से बताइए, ऐसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गई? आपको पूरा हम समझाकर ही रहेंगे, आप इसको अपने दिमाग के अंदर कर लो फिट। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो 18 ग्राम H2O में होते हैं भैया इतने अणु, 18 ग्राम H2O में होते हैं आपके इतने अणु, तो 1.8 ग्राम में कितने होंगे? तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये हो जाएंगे 6.022 गुणा 10⁻23 बटे कितना आ जाएगा आपका, तो 18 आ जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, तो 1.8 हो जाएगा। आपको भी दिख रहा है कि 1.8 से 18 जो है वो 10 बार में कटेगा, तो यहां पर आपका 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 23 कट जाएगा, राइट। तो आपको मिल जाएगा 6.022 गुणा 10⁻22 अणु। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, 18 ग्राम में उतने अणु पाए जाते हैं, तो 1.8 ग्राम में इतने 22 नॉट 23, तो इतने अणु पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि H2O के क्या पूछा है, परमाणु पूछा है, एक अणु में बराबर 3 परमाणु, H2O के एक अणु बराबर 3 परमाणु। एक अणु बराबर कितने परमाणु भैया, तो 3 परमाणु, तो H2O के उतने अणु बराबर परमाणु कितने, तो 3 से गुणा करेंगे, तो अब भी करते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 3 गुणा 6.022 गुणा 10⁻, यहां पर 22 आ गया। 3 का पहाड़ा आता है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, करते हैं गुणा। चलो भैया, तो यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 18 गुणा 10⁻, इतना इतना, और यहां पर आ जाएगा क्या, परमाणु। इजी कि मुश्किल, कमेंट बॉक्स में बताना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या ये कहीं पर दिख रहा है? तो कहीं ना कहीं तो यार दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, देखते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा और वो होगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये भी गलत होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, क्लियर है, तो बिल्कुल मक्कारी नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखोगे, क्योंकि ना सिर्फ ये आप कक्षा 11वीं में आएगा, पर JEE और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो या तो यहां से आ जाते हैं, या जिनमें इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो जाता है, राइट। नोट करो। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अरे यार, धोखा हुआ, अरे हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर 1.8 है भैया, मेरा दिमाग जो है चकरा गया, यहां पर 1.8 है और यहां पर मेरा 18 है। तो यदि मैं 1 दशमलव इधर शिफ्ट कर दूंगा, गड़बड़ तो हुआ, ठीक है। तो यदि मैं 1 दशमलव इधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो 22 का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहां जो है सिर ने चक्कर खा गया, राइट। तो ये अपना जो है 18 नहीं है, देखो गड़बड़ हो गया था, और ये अपना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इधर पर जो लिखा हुआ है उसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। क्लियर है कहानी? सिंपल सी है कहानी। तो अब देखो एक बात बताओ, इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी कई बार टीचर से या फिर मुझसे जो है मिस्टेक हो जाती है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अपन सॉल्व कर रहे हैं, विज्ञान यदि अपन पढ़ रहे हैं, तो गलतियां जो हैं चल जाती है, पर ध्यान रहे कि एक गलती जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक सिली मिस्टेक थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नोट कर लो। कर लिया? पक्का जी? ठीक।
चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों, राइट। पहला वाला पता है क्या है, इसको आप सूंघ कर देखना कभी, इसका नाम पता है क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूंघो, दिन भर खिलखिलाते रहोगे। हाँ जी, हंसने वाली गैस यही होती है। तो पहला वाला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। चलो, तो ये 5 अलग अलग प्रकार के क्या हैं, अपने ऑक्साइड हैं। ये किस नियम के अनुसार बनते हैं, तो ये है अपना सीधा सीधा गुणित अनुपात का नियम। क्या है ये, सीधा सीधा है गुणित अनुपात का नियम। जब भी बात किसी भी प्रकार के ऑक्साइड की हो, हैलाइड की हो, हाइड्राइड की हो, सबसे पहले एंट्री होती है किसकी, गुणित अनुपात के नियम की। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या होगा आपका, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई दो तत्व मिलकर अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व जो रहेगा उसके साथ दूसरे तत्व के जो भी वैल्यू रहेगी, संख्या रहेगी, उन सबका जो मान रहेगा, उन सबका जो अनुपात रहेगा, वो सरल संख्या में रहेगा। यही कहता है आपका गुणित अनुपात का नियम, है ना। तो उसको नोट कर लो। चलो, मस्त कहानी थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि रासायनिक क्रिया होने से भार में कमी हो गई है, इसे आगे दिए गए नियमों में से किसका विरोध प्रतीत किया जाता है। भैया ऐसा है, बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया सवाल है। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं लिख रहा हूं 2H2 के साथ में O2 को और मुझे मिल रहा है 2H2O। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है और मेरे पास जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, जो मिलकर मुझे 36 ग्राम H2O दे रहा है। यानी कि जब कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, और यही है आपके द्रव्यमान के परिवर्तन का नियम। अब सवाल पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि रासायनिक क्रिया होने से भार में कमी हो गई, तो भैया भार में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि यही है आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो यही है आपके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के हिसाब से यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये किस नियम का विरोध है यदि ऐसा हो रहा है, तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। सरनुपात, गुणित अनुपात और तुल्य अनुपात, ये नहीं होगा आंसर, राइट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आंसर बिल्कुल सही है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, नोट कर लो। कर लिया जी, सिंपल है। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल CO2 में उपस्थित है। 1 मोल CO2 में क्या उपस्थित है, ध्यान से देखिएगा। 1 मोल CO2 में क्या उपस्थित है, तो देखो 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 देखो, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। 1 मोल, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल CO2 जो होगा आपका, 1 मोल CO2 जो होगा आपका, वो क्या होगा, तो वो होगा आपका इतना, इतना और इतना, रट गया होगा इतने CO2 के अणु, इतने CO2 के अणु, ठीक है। तो अब बात यहां पर किसकी हो रही है भैया, परमाणु की हो रही है। तो कुछ नहीं करने का, सीधी सी कहानी खेलने का कि 1 CO2 मतलब 1 कार्बन और 1 CO2 का मतलब कार्बन आपका 1 होगा और ऑक्सीजन आपके 2 होंगे, ठीक है। यहां तक भी सही चल रहा है। कार्बन आपका 1 होगा और ऑक्सीजन आपके 2 होंगे, सिंपल सी कहानी है। तो 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 गुना अणु होंगे, परमाणु होंगे। तो कार्बन तो उतने ही होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन होंगे आपके, क्योंकि देखो ना सिंपल तो है, परमाणु। तो यही हमारा आंसर सही हो गया, बाकी सब क्या हो गए आपके गलत हो गया। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो जितने ये होंगे उतने ही तो कार्बन होंगे, इसीलिए 1 मोल CO2 में आपके जो कार्बन होंगे वो कितना होगा, आपका 1 ही होगा। तो जितने CO2 आपके पास होंगे उतने ही उसके परमाणु होंगे। तो क सही होगा, ख आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो क बिल्कुल सही है, नोट कर लो, पक्का, ठीक। चल रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अणुओं की अधिकतम संख्या इनमें से किसमें है, कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। फिर अपन डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए भाई, तो सवाल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, परेशान नहीं होना है। ये जो भी मूल्य मान दिए रहते हैं यहां पर, ये सबका लेना देना होता है सीधे सीधे मोलर द्रव्यमान के साथ में, पर इसके लिए आपको इन सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे भाई, हम देख लेंगे किसके कितने मोल हैं। जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी उसके अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो जब आप बात करते हो 46 ग्राम नाइट्रोजन परऑक्साइड की, तो अब यहां पर नाइट्रोजन परऑक्साइड है क्या? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि सर नाइट्रोजन परऑक्साइड क्या होगा, N2O2 होगा, विच इज रॉन्ग, विच इज बेसिकली रॉन्ग। N2O2 नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है। तो नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O2 नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगा, जिसको हम लोग NO2 बोलते हैं। राइट, मिट जा रहे बाबा, ठीक है। तो ये हो गया आपका NO2। कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, CO है। जब आप बात करेंगे जल की, तो ये क्या है आपका H2O है। और फिर से आप बात करेंगे किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये भी होगा आपका CO। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम यहां पर आएंगे और हम बात करेंगे NO2 की, तो N क्या होगा आपका, तो N जो है आपका वो क्या है, नाइट्रोजन है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, यदि मोलर द्रव्यमान की हम बात करेंगे तो 14 है। ऑक्सीजन जो है उसका कितना है, तो 1 का 16 होता है, 2 का 32 होता है, 14 में 32 जोड़ दो, खत्म खेल। चलो 14 में 32 को जोड़ दो, खत्म करो। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ दो, खत्म करो। 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 1 का 16 होगा, जोड़ दो, खत्म करो। और यहां पर भी 12 धन 16 होगा। तो आपका जो आंसर है वो लगभग कितना आ जाएगा, तो भैया ये आ जाएगा आपका 46 ग्राम, ये आ जाएगा आपका 28 ग्राम, है ना, ये आ जाएगा आपका 18 ग्राम, और ये आ जाएगा आपका क्या, ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28 ग्राम। ठीक है, एक मोल के लिए यदि हम बात करें तो, एक मोल की यदि हम बात करें तो, ठीक है। अब यदि हम यहां पर बात करें तो 46 ग्राम नाइट्रोजन परऑक्साइड मतलब 1 मोल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 1 मोल की बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा, तो ये यहां पर 1 मोल की बात हो रही है। 28 ग्राम यदि हम CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड के यदि हम 28 ग्राम की बात करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, 36 ग्राम जल मतलब क्या, 2 मोल की बात हो रही है, 2 मोल की बात हो रही है, राइट। और 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितने मोल की बात हो रही है, तो निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, NO2 का 1 मोल जो होता है वो 46 ग्राम के बराबर होता है, दिया है। 28 ग्राम जो है वो भी 1 मोल के बराबर दिया है। अब जल के आपके 2 मोल हैं और 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो 1 मोल जो होता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई 28 ग्राम बराबर 1 मोल होता है, तो 46 ग्राम बराबर कितना मोल होगा, तो सीधी सी कहानी कि 1/28 गुणा कितना होगा भाई, 46 होगा। कितने मोल होंगे, यदि हम इसको कोशिश करेंगे और ज्यादा सॉल्व करने की, तो यह आंसर कितना आ जाएगा, तो भाई आंसर आपका जो है बड़ा ही आसान है। और कितना आ जाएगा, 46/28 कितना होता है, तो किससे काटेंगे, तो पहले तो 2 से काटते हैं। 4 से जाएगा क्या, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाना चाहता नहीं वो, तो 2 से काटते हैं। तो यह आपका 14 हो गया और यह आपका कितना हो गया भैया, 23 हो गया। तो 23 डिवाइड बाय 14 मोल, तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 पॉइंट, यह आ जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, अब 1 पॉइंट तो 14 एकम 14 हो गया, 23 में से 14 घटा दो, कितना बचा, 23 में से 14 गया तो 9 बचा, और 90 यदि आ गया तो 14 पंचे 70, 14 सत्ते 84। ठीक है, चलिए भाई, तो 14 पंचे 70, तो ये 1.7 मोल आ गया। तो ये कितना मोल आ गया, तो 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, 1.7 मोल। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ गया अपना 1.7 मोल, खत्म बात। कितना आसान था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा मोलों की संख्या किसकी है, तो भैया सबसे ज्यादा मोलों की संख्या है 36 ग्राम जल में। कितने मोल, 2 मोल।
तो जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। तो 2 मोल जल में सबसे ज्यादा आपके क्या होंगे? अणु होंगे। तो सीधी सी बात है, जितने मोल उतने अणु, जितने मोल उतने अणु, दैट्स ऑल। जितने मोल उतने अणु। तो हमारा जो आंसर नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, ग है, वो बिल्कुल सही होगा। नोट कर लो। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि जब जैसे जैसे आप मेरे साथ सवाल लगाते जाओगे, आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो बनते जाएंगे और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होती जाएगी। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया, 12 ग्राम इसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसमें परमाणुओं की संख्या इतनी होगी, दैट्स ऑल, 12 ग्राम में। क्योंकि आपको पता है कि C612 का 1 मोल जो होता है उसकी 2 जानकारी होती है, तो भैया वो 12 ग्राम का ही होता है। और दूसरा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। राइट, तो ये अपना सही आंसर होगा। इसको अपन चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सही हो जा, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो। हो गया, ठीक। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है भैया? अगला सवाल कहना चाहता है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? वही सीधी सी बात है, 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल होता है। तो 180 ग्राम जल बराबर कितना होगा? तो काहे लंबा चौड़ा कैलकुलेट करना, 10 मोल होगा। लो, इजी या मुश्किल? भयंकर आसान, घबराने वाली बात ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके लंबे हैं, कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और यही विधि का विधान है, सारे सवाल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। एनटीपी पर 22 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? एनटीपी पर 22 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? तो SO2 होता है। तो इसका 1 मोल निकाल लो। इसका जो है आप क्या निकाल लो? SO2 का 1 मोल। बात समझ में आ रही है? SO2 का 1 मोल जो है, एक काम करते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि भाई 1 मोल में क्या क्या छुपा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जो हम बात करेंगे, तो एनटीपी पर किसी गैस जैसे कि आपका SO2 के लिए क्या जानकारी जरूरी है? ध्यान से देखिएगा, 1 मोल, सबसे पहले तो 1 मोल। ठीक है, सुनो देखो, तो मैं लिखूंगा यहां पर भाई 1 मोल SO2 जो है वो किसके बराबर होगा? तो ये होगा अपना सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन 2 है, 1 का 16, 2 का 32, 32 में 32 जोड़ा 64 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? तो अणु होंगे। बात समझ में आ रही? क्या होंगे? तो भाई अणु होंगे। और अपन ने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है जी, इसको अपन ने फिर ऐसे कर दिया, इसको फिर अपन ने ऐसे कर दिया, और ये कितना? तो देखो, ऊपर की तरफ जो है वो क्या दिया हुआ है? आपका द्रव्यमान दिया हुआ है। नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है? अणुओं की संख्या दी हुई है। और सबसे नीचे जो है वो क्या दिया हुआ है? तो ये आपका आयतन है। और कितना आयतन दिया है? तो भैया 24.2 लीटर्स। ठीक है, और ये क्या है? तो देखो, ऊपर की तरफ द्रव्यमान है, अणुओं की संख्या है, और ये क्या है? आपका आयतन है। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो पहले तो। कर लिया? ठीक है, तो अब इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो 64 ग्राम कहीं पर दिया है, तो बिल्कुल दिया है, क्योंकि आप बात कर रहे हो 22.4 लीटर की, 22.4 लीटर की, लगभग 22.5 लीटर की। तो 22.5 लीटर में जो द्रव्यमान होगा वो होगा 64 ग्राम, वो होगा 64 ग्राम। तो ये 4 चीजें आपस में कनेक्टेड है, मोलों की संख्या, द्रव्यमान, अणुओं की संख्या और आपका जो है आयतन। बात समझ में आ गई? बड़ा ही आसान था, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। कर लिया? ठीक।
अब अगला सवाल कह रहा है कि 22 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22 लीटर किसका होगा? तो आपको पता है 22 लीटर पूरा 22.4 लीटर आपका जो नाइट्रोजन है इसका द्रव्यमान कितना है? तो देख लेते हैं, एक मिनट, द्रव्यमान की बात हो रही है ना। तो 22 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है भाई? तो 22 लीटर 22.4 लीटर। मैं 22 इसलिए बोल रहा हूं ताकि अब वो हमारी प्रैक्टिस में आ गया है, राइट। उसको हम लिखते समय 22.4 लीटर ही बोलेंगे। तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है अपना? 28 ग्राम होता है। कितना होता है अपना? 28 ग्राम होता है, ठीक है। किस पर? एनटीपी पर। अब एक काम करते हैं, सबका अपन लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, अमोनिया का कितना होता है? तो भाई अमोनिया जो है वो NH3 है। जलवाष्प क्या है? तो H2O है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो CO है। और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो HCl है। सबका जो है हम द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं। तो इसका आपका 17 होगा, इसका आपका 18 होगा, इसका आपका 28 होगा। क्यों 28 होगा? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को जोड़ दो 28 आ गया, काहे घबराते हो, राइट। और इसका कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होगा? कहां गया? 35.5। तो दोनों को जोड़ोगे आप तो 36.5 आ जाएगा। तो किसका उसी के जैसा है बताओ जरा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल यदि आप लेंगे, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप यदि 1 मोल लेंगे तो उसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा जितना एनटीपी पर आपके नाइट्रोजन गैस का यानी कि N2 का द्रव्यमान होगा। तो 28 बराबर 28 आ रहा है, तो यही अपना क्या होगा? तो यही होगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। चलो, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, राइट। नोट कर लो, इजी, पक्का जी। चलिए अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है कि यदि सामान्य ताप और दाब पर 2 समान आयतन के पात्र में गैसें रखी गई हैं, तो यदि सामान्य ताप और दाब पर 2 समान आयतन के पात्र, ओके, एक पात्र ये बना दिया अपन ने और इतना ही बड़ा एक पात्र अपन ने पड़ोस में बना दिया। ऐसा है, 2 डिब्बे रखे गए हैं जिनका आयतन एक समान है, आयतन एक समान है, तापमान एक समान है, दाब एक समान है। बात हो रही है गैलोसिक के नियम की। तो यहां पर क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, आयतन, दाब, ताप कैसा है भैया? एक समान है। आयतन, दाब, ताप कैसा है? एक समान है। गैलोसिक का नियम की बात हो रही है। तो अणुओं की संख्या समान होगी, परमाणुओं की संख्या समान होगी, द्रव्यमान समान होंगे या घनत्व समान होगा। सीधी सी कहानी है, 2 गैसों की बात हो रही है, इसलिए उनके अणुओं की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए? आपकी समान होनी चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि यहां पर आपने जो है H2 गैस डाली है और मान लेते हैं कि यहां पर आपने O2 गैस डाली है। अब सुनो कहानी क्या है। इस कहानी में कवि कहना चाहते कि भैया कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काहे जरूरी है? सुनो कहानी। आयतन एक जैसा है, दाब एक जैसा है, ताप एक जैसा है। आयतन एक समान है, दाब एक समान है, ताप एक समान है, तो जो अणुओं की संख्या होगी वो भी कैसी होगी? एक समान होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कर रहे हैं हमारे गैलोसिक के नियम की, और यही स्टेटमेंट होती है आपके गैलोसिक के नियम की। तो बढ़िया सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो, ठीक है। और यदि किसी को डाउट है इस टॉपिक में तो क्या करने का? कौन से वीडियो कहां पर मिलेंगे? प्लेलिस्ट में, या तो वेट करो क्लास के लास्ट में सब बताऊंगा, ठीक। चलो बढ़ेंगे आगे। 3.4 ग्राम H2O2 के विघटन से एनटीपी पर O2 का निम्न आयतन प्राप्त होगा। अब एनटीपी क्या होता है? तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, राइट। क्वेश्चन करते हैं, देखो H2O2 के यदि हम विघटन की बात करें, H2O2 के यदि हम विघटन की बात करें तो ये क्या देगा? तो भैया H2O देगा और साथ में आपको O2 देगा।
तो यहां पर 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो। अब सबसे पहले चेक करो ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, राइट। तो यहां पर इसके कितने मोल हैं भाई, 2 मोल हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है चेक कर लो एक बार। तो वहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, वहां पर 4 ऑक्सीजन, यहां पर भी 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। चलो अब मोलों के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, तो 2 मोल हैं, यहां पर जो है इसके भी 2 मोल हैं और यहां पर इसका 1 मोल है, ठीक है। अब यदि हम किसकी बात करेंगे, हम आयतन की बात करेंगे, तो ये 2 गुणा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ये कितना होगा, तो इसके भी 2 मोल हैं, तो 22 एनटीपी बोला है, तो ये फिक्स हो गया कि इतना लीटर होगा। और यहां पर बात करेंगे तो 2 मोल है ना, सॉरी ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 गुणा 22.4 लीटर और ये हो जाएगा सिर्फ 22.4 लीटर। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी। चलो तो ये आयतन के संदर्भ में दिया गया है। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ग्राम की, यानी कि द्रव्यमान की बात करेंगे। अब H2O2 का द्रव्यमान अपने को निकालना है, ठीक है। तो कुल द्रव्यमान कितना होगा भैया, तो ध्यान से देखना, देखो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 होगा, 32 में 4 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इसका कितना होगा, H2O2 का कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 34 हो गया। 34 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 में यदि अपन ने 2 का गुणा किया तो ये आ जाएगा अपना सीधा 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 68 ग्राम। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा, तो एक जल आपका जो होता है वो कितना होता है भाई, 18 ग्राम का होता है। 2 का कितना हो जाएगा, तो 36 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो भाई 32 ग्राम। अब आते हैं सवाल पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, H2O2 का विघटन हो रहा है। देखो बड़ा घुमा फिरा कर सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको किसी भी अभिक्रिया के लिए ये 3 चीजें पता होनी ही चाहिए। मोलों की संख्या, आयतन और द्रव्यमान, अलग अलग संदर्भ में हम इसको लिख रहे हैं, उसको मैं पड़ोस में लिख देता हूं। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है भाई, तो मोलों की संख्या। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, मोलों की संख्या की। यहां किसकी बात हो रही है, तो भाई आयतन की। और इधर पर किसकी बात हो रही है, तो द्रव्यमान की, राइट। तो मोलों की संख्या की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है। चलो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। H2O2 का जब विघटन होता है, इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इसको इस बार हम एक हाइड्रोजन नामक अध्याय है उसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो H2O2 के विघटन से NTP पर O2 का कितना आयतन निकलेगा। एक तरफ द्रव्यमान दिया है और एक तरफ आयतन दिया है, एक तरफ द्रव्यमान दिया है और एक तरफ आपका आयतन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब आपका 68 ग्राम H2O2, पहले इसको लिख लो, 68 ग्राम H2O2 क्या देता है, तो 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन देता है। और कितने लीटर आपका ऑक्सीजन देता है, आयतन में भी तो लिखेंगे भाई, इसका मतलब ये इतना देता है। देखो 68 ग्राम H2O2 जो है वो 32 ग्राम आपका क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, राइट। और 22.4 लीटर क्या दे रहा है, 22.4 लीटर जो है वो क्या दे रहा है, तो O2 दे रहा है। बस कृपा यहीं पर अटकी हुई थी, कृपा यहीं पर अटकी हुई थी। 68 ग्राम H2O2, 68 ग्राम H2O2 22.4 लीटर क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो 3.4 ग्राम H2O2 क्या देगा। कैसे करोगे, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 68 ग्राम H2O2 यदि इतना लीटर दे रहा है
तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि 3.4, तो एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 3.4 से। एक बार ट्राई करो ना, इस बार देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो क्या सिंपल सी कहानी है, जैसे कि आपका इसका आंसर आ ही गया होगा भाई, सीधी सी कहानी यह है कि 68 ग्राम H2O2 में 22.4 लीटर O2 है आपका, राइट। और 3.4 ग्राम H2O2 में भाई कितना लीटर O2 होगा, तो ये देखो बड़ा ही आसान है, इसको अपन कहां कर ले, यहां कर लेते हैं। तो 3.4 ग्राम के लिए हम यहां पर कर सकते हैं, 3.4 ग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हालांकि आप आयतन को द्रव्यमान से विभाजित नहीं कर सकते हो, पर क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ संख्या खेलनी है, इसीलिए हम कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, 22.4 डिवाइड बाय आपका कितना 68 गुणा कितना हो जाएगा 3.4, राइट। तो इससे क्या होगा भाई, 3.4 से आप 68 को विभाजित कर दीजिए। अब 34 दूनी 68 होता है, तो 3.4 इंटू 20 यहां पर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 20। अब इससे यदि आप इसको विभाजित करते हो, ध्यान से देख लो, 20 से यदि आप 22 को विभाजित करते हो, तो भाई सीधी सी बात है 1 दशमलव कुछ तो आएगा, 1 दशमलव कुछ सिर्फ यहां पर दिख रहा है मुझे, कहीं पर और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप यदि क्या करेंगे, 22.4 को 20 से यदि विभाजित करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। बात समझ में आ गई। तो जब तक आप भौतिक, आपकी रसायन पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक आप इस प्रकार के अध्याय पढ़ेंगे, आप याद रख लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, राइट। सिंपल है कहानी। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। पढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, नोट कर लो। ये रहा आपका आंसर, 22.4 को आप यदि 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.12 लीटर। ठीक है, सिंपल, आसान, भयंकर, शानदार, नमस्कार। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलिए भैया, अब अगला सवाल कह रहा है कि 2 लीटर N2 और 2 लीटर H2 के एनटीपी पर क्रिया करने पर अमोनिया का आयतन प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, आप अमोनिया के बनने वाली जो अभिक्रिया है उसको आप किसके हिसाब से लिख लो, आयतन के हिसाब से लिख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, जैसे कि हमारे पास ये अभिक्रिया है, राइट, और इसको हम यदि थोड़ा सा दूर दूर लिखने की कोशिश करते हैं, 3H2 के साथ में आपके पास है N2 और आपको कौन सी चीज मिल रही है, 2NH3, हमें ये चीज मिल रही है, राइट। चलिए भाई, तो सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा कैसे सिंपल है। अब यदि हम बात करें तो इसके 3 मोल हैं, इसका 1 मोल है, और इसके कितने बन रहे हैं भैया, 2 मोल बन रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये आपका मोलों की संख्या के बारे में था। पर यदि हम बात करें द्रव्यमान के लिए, तो ये 6 ग्राम है, ये आपका 28 ग्राम है, और ये आपका क्या है, तो भैया 34 ग्राम है। यहां तक भी बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं आयतन के लिए, तो बात एनटीपी की यदि हो रही है तो ये हो जाएगा 3 गुणा 22.4, क्योंकि 3 मोल है, 1 मोल है तो 22.4 लीटर, और यहां पर कितना दिया है आपका, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 2 लीटर। तो किस में आ जाएगा, तो ये भी लीटर में आ जाएगा, ये भी लीटर में आ जाएगा, और ये भी जो है वो किस में आ जाएगा, आपके लीटर में आ जाएगा। चलिए, तो ये कहानी थी। ऊपर वाली जो बात थी वो मोलों की संख्या के लिए थी, नीचे वाली जो बात थी वो द्रव्यमान के लिए थी, और ये जो बात है वो आपके आयतन के लिए थी। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। अब उस सवाल पर आता है, तो ये जानकारी तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, तो ये जानकारी तो आपके सामने है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या बोला जा रहा है, तो यह 2 लीटर आपके पास N2 है, ओके, आपके पास 2 लीटर जो है वो क्या है, N2 है। 2 लीटर आपके पास N2 है और 2 लीटर आपके पास H2 है, ठीक। 2 लीटर आपके पास N2 है और 2 लीटर आपके पास H2 है, तो अमोनिया कितना बनेगा ये ध्यान से देखिए। तो देखो भैया, सिंपल सी कहानी है, ये देखो, इसको एक काम करते हैं, हम इसको पूरे को बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 22.4 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि किसके कितने लीटर के लिए, राइट, कितना दूसरा अभिकारक चाहिए होगा जिससे आपको उत्पाद मिलेगा, क्योंकि यहां पर अब जो है सीमांत अभिक्रमक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात तो हो रही है। तो 4 तिया 12 की 2,
4 तिया 12 की 2, हाथ की 1, 2 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपका 67.2 लीटर। चलो ये हो गया आपका 22.4 लीटर। ठीक है जी। और ये हो गया आपका कितना, तो भैया 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और ये यहाँ पर आपका लीटर हो गया। ठीक, तो ये हो गया 67। तो अब ध्यान से देखो दिया गया क्या है। देखो भैया लंबा सवाल है इसलिए बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, पर आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री है उसको आपने 3 भाग में बांटा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो इसमें आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है यानी कि भौतिक रसायन, वहां पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना ये सीखे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना कर पाओगे भाई। 40% वेटेज रहता है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, और उसमें भी आपके जो हैं 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए अपन इनको सीख लेते हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। चलो अब क्या दिया गया है, इसके 2 लीटर हैं और इसके भी 2 लीटर हैं। तो भाई इसके 2 लीटर यदि हैं, इसके यदि हम 2 लीटर ले रहे हो, देखो 22 इतने लीटर के लिए 3 गुना, मतलब यदि आप इसका 2 लीटर यूज करोगे, देखो जब ये 1 लीटर यूज हो रहा था, जब ये इतना इकाई यूज हो रहा था, तो उसका 3 गुना जो है आपको हाइड्रोजन लग रहा था। नाइट्रोजन का जो भी आयतन होगा उससे 3 गुना आपको क्या लग रहा था भाई, हाइड्रोजन लग रहा था। तो यदि ये 2 लीटर है तो उसके लिए अपने को कितना चाहिए होगा। यदि हम चाहिए की बात करेंगे तो ये 6 लीटर चाहिए होगा। किसके लिए, 2 लीटर के लिए। अब यहां तो सिर्फ 2 लीटर है, यदि यहां पर मैं 2 लीटर लिखता हूं तो यहां मुझे कितना चाहिए होगा, 6 लीटर चाहिए होगा। दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। 22.4 लीटर के लिए अपने को 67 आपका 2 लीटर चाहिए। तो यदि यहां पर सिर्फ 2 लीटर है तो उसके लिए 6 लीटर चाहिए होगा। और दिया कितना है, सिर्फ 2 लीटर दिया है। चाहिए कितना था, 6 लीटर। दिया कितना है, 2 लीटर। चाहिए कितना था, 6 लीटर। दिया कितना है, 2 लीटर। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो पूरा खत्म हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं सीमांत अभिक्रमक। जिसकी मात्रा कम होती है वो पूरा खत्म हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सीमांत अभिक्रमक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। चलो तो ये हमारा सीमांत अभिक्रमक हो गया। चलिए ये हमारा सीमांत अभिक्रमक हो गया। इसका मतलब ये कि N2 जो है वो पूरा उपयोग नहीं होने वाला है। N2 जो है वो पूरा उपयोग नहीं होने वाला है, वो कम उपयोग होगा। तो 67.2 लीटर के लिए इतना चाहिए, तो 2 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा वो भी अपन देख लेते हैं। 2/3 चाहिए होगा अपने को बेसिकली, वो अपन कर लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लो। ठीक, तो इससे कम और उससे ज्यादा, मतलब हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए या तो हमारा ग आएगा या फिर हमारा ख आएगा। ख तो मुझे नहीं दिख रहा है, हमारा आंसर ग आएगा। देख लेते हैं। वैसे ये ट्रिक से भी हो सकता है, बताओ कैसे ट्रिक से। देखो 67.2 लीटर के लिए 22.4 लीटर आपको N2 चाहिए, तब जाकर आपको मिल रहा है 44.8 लीटर क्या, अमोनिया। मतलब आपको जो अमोनिया मिल रहा है वो हाइड्रोजन से कम है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी कर लेंगे। आपको जो अमोनिया मिल रहा है वो हाइड्रोजन से कम है और नाइट्रोजन से ज्यादा है। आपको जो अमोनिया मिल रहा है वो हाइड्रोजन से कम है और नाइट्रोजन से ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से आपको जो भी अमोनिया मिलेगा, देखो आपका 2 लीटर आपका हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो यह हाइड्रोजन से कम होना चाहिए और नाइट्रोजन से, जो भी नाइट्रोजन यहां पर होगा उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऊपर और नीचे वाला कभी नहीं हो सकता। ऊपर और नीचे वाला कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो। कर लिया, ठीक। अब यदि ये सीमांत अभिक्रमक है 2 लीटर, तो ये कितना उपयोग होगा, तो भैया ये उपयोग होगा आपका कितना, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड बाय अपन 3 करेंगे। डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3 करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूं। देखो इतने लीटर के लिए इतना चाहिए, तो 2 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो 2 लीटर के लिए हमें चाहिए होगा, ठीक है, 22.4 डिवाइड बाय 67.3 गुणा आपको 2 चाहिए होगा, तो इससे इसको भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 2/3 कितना होता है स्टूडेंट्स,
2/3 कितना होता है, तो ये हो जाता है 0.67 लीटर। बात समझ में आई? तो कितना चाहिए, 0.67 लीटर चाहिए। मैं इसको मिटा दूं, अब ये ग्राम वाले को मिटा दूं, अब इसको भी मिटा दूं, अब पक्का मोल वाले को भी मिटा दूं, अब ठीक है। चलो इसको मिटा दिया मैंने, तो कितना चाहिए होगा, तो 0.67 लीटर चाहिए होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, नोट करो। तो यदि ये 2 लीटर है तो ये 0.67 लीटर चाहिए होगा, दिस इज द रूल। अब इसको अपन यहां से हटा देते हैं। बात समझ में आई? अब यदि ये 2 लीटर है तो ये 0.67 लीटर आपको चाहिए, तो मिलेगा कितना, ध्यान से देखिएगा। जब इसका 67.2 लीटर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई जुड़ रहा था, रिएक्शन कर रहा था, तो आपको जो है 44.8 लीटर मिल गया। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, अब यदि आप 2 लीटर लेते हो, यदि आप क्या लेते हो, इसका 2 लीटर लेते हो और इसका यदि 0.67 लीटर लेते हो, तो यहां पर जो चीज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो उसको भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 3 किया है ना, उसको आपने इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये होगा। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वही इकाई है। ठीक है, ये एक इकाई आपका जो आयतन है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और 0.67 इंटू आप कितना मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हाथ की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1.34 लीटर आपका आंसर होगा। इसको यहां पर 1.33 लीटर लिखा गया है, तो यही होगा आपका सही आंसर। और इसके लिए लिखेंगे हम जी हां, तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सही आंसर होगा। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ही सही कहानी है। सवाल जरूर लंबा था बट आसान था, नोट कर लो। ठीक, चलिए भाई अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर CO2 प्राप्त होगा, और कितना प्राप्त होगा। एक काम करो, इसकी अभिक्रिया लिखो, फिर बढ़ रहे हैं आगे, तभी तो सॉल्व होगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि भैया मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में इक्वेशन और समीकरण का बनना बहुत ही ज्यादा क्या है, तो जरूरी है। देखो 2 मोल अपन क्या जला रहे हैं, तो अल्कोहल जला रहे हैं। ये वही इथेनॉल है, राइट, जिसको हम कैसा उपयोग करते हैं भैया, ईंधन के रूप में। किसके ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं, राइट। बात समझ में आ गई। चलो, तो अब क्या दिया गया है, ये दिया गया है C2H5OH को आप क्या कर रहे हो, आप जला रहे हो ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, हमको सबको पता है कि भाई H2O मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। कहां से सीखा था, तो याद करो कक्षा 10वीं में एक अध्याय हुआ करता था कार्बन और उसके यौगिक, वहां से हमने इसको सीख लिया था, राइट। अब इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे 6 हाइड्रोजन यहां दिख रहे हैं, तो मैं 3 का गुणा कर देता हूं। अब भाई मेरे पास कुल ऑक्सीजन यहां पर 1 है और वहां पर 3 है। कार्बन मुझे यहां 2 दिख रहे हैं, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। अब मेरे पास ऑक्सीजन वहां 4 हो गए, इधर पे 3 हो गए, कुल 7 हो गए। यहां पर मेरे पास 1 ऑक्सीजन है, मुझे और 6 ऑक्सीजन बनाने में 3 से गुणा कर देता हूं। जब तक आपको बैलेंस्ड यानी कि संतुलित समीकरण नहीं मिलेगा, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पर हमेशा याद रखें कि आपको ऐसा ही उदाहरण दिया जाएगा या ऐसा ही समीकरण दिया जाएगा जिसको या तो आपने पहले से पढ़ा है, जो कि या तो बड़ा ही सामान्य है। ठीक है, चलो ये दे दिया, ठीक, यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हो गया आपका C2H5OH, और इसको 3 O2 के साथ में आपने मिलाया, आपको क्या मिला, आपको जल के अणु मिले, CO2 का अणु मिला। ठीक है, क्या पूछा गया, 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर CO2 कितना प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखो, जब इसको अपन 1 मोल जलाते हैं तो CO2 अपने को कितना मिलता है भाई, 2 मोल मिलता है। जब आप इसको कितने मोल जलाते हो, 1 मोल जब आप जलाते हो तो CO2 आपको 2 मोल मिलता है। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। ये पूरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बशर्ते आपको इसके पीछे की आपकी जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो पता होनी चाहिए, राइट। अब देखो, तो आप यदि इसका 1 मोल जलाओगे तो उधर पर आपको CO2 के 2 मोल मिलेंगे। अब कितने मोल जला रहे हैं अपन, इसके 2 मोल जला रहे हैं भैया। 1 मोल जलाने पर आपको 2 मोल मिल रहे थे, 2 मोल जलाने पर आपको कितने मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे 4 मोल।
और 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, तो ध्यान से देख लो, 4 गुणा आपका कार्बन का हो गया 12 और 2 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, 2 का होगा आपका क्या 32, 32 में आपने 12 को जोड़ा, आपको क्या मिला 44। अब एक काम करो, आप 4 का गुणा किससे कर दो, 44 से कर दो। जब आप 4 का गुणा 44 से करोगे, 1 मोल आपका 44 ग्राम का होता है CO2 का। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा डालिए, सारे स्टूडेंट्स को ये कहानी एकदम क्लियर होगी। तो CO2 का 1 मोल 44 ग्राम का है, तो 4 मोल कितने ग्राम के होंगे, तो 4 चौके 56 नहीं, 4 चौके 16 की 6 हाथ की 1, 4 चौके 16 और 1 17 इतना ग्राम। बात समझ में आ गई। तो कहानी बड़ी सिंपल है और वो ये है कि आपको समीकरण पता होने चाहिए। तो कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, तो भैया 176 ग्राम ये है और ये है। तो यही अपना क्या होगा स्टूडेंट्स, यही होगा हमारा आंसर, राइट। कितना होगा 176 ग्राम। चलिए भाई, तो इस तरीके से हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहानी बड़ी ही सिंपल है, बढ़ रहे हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होगी, तो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो एकदम फिक्स्ड है कि वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 55.6। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो आपकी कितनी होगी 55.6। कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये आया था आपका 1000/18 आप यदि करोगे, हालांकि ये इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम ये फिक्स्ड है। आप यदि ये करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 55.6 और यही होगी आपके शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको यहां से। आप इसको नोट कर लें और बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये कई बार उपयोग होने वाला है। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पर ये चीज उपयोग पक्का पक्का होगी ही। ठीक है, कर लिया नोट, क्रॉस चेक करें, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 12 ग्राम मैग्नीशियम जो है आपका, उसको आप HCl अम्ल के साथ पूर्णता क्रिया करने पर H2 उत्पन्न हो रहा है, जिसका आयतन NTP पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले अपने को जानी पड़ेगी अभिक्रिया। आप याद करो, कक्षा 10वीं में इस अभिक्रिया को आपने 3 बार पढ़ा है, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में। जब आपके पास एक क्रियाशील धातु, भाई मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, और मैग्नीशियम जो है किसी अम्ल से जब अभिक्रिया करता है HNO3 को छोड़कर, राइट, तो क्या देता है भाई, वो देता है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये लो भैया 2HCl, राइट है जी, बिल्कुल राइट है जी। और आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा Cl2 और साथ में मिलेगा आपको H2 गैस। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बात हो रही है, जिसका आयतन आपको निकालना है, किसका, तो H2 गैस का आपको आयतन निकालना है। इतना आसान सवाल कैसे करेंगे, देखो जरा, बड़ा ही सिंपल है। अब निकालना है अपने को H2 गैस का आयतन। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, देखो एक काम करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो भैया ये तो 1 मोल है, ये 2 मोल है, ठीक है, ये आपका 1 मोल है और ये भी आपका 1 मोल है। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। एक और खेल खेलते हैं, इसका 1 मोल जो होता है वो 24 ग्राम का होता है। वैसे तो दिया रहेगा, पर यदि नहीं भी दिया है, नॉट टू वरी, अपन ने इतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए कि सब कुछ आपको पहले से पता है, राइट। और ये कितना हो जाएगा, तो 1 HCl आपका होता है 36.5, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ये हो जाएगा आपका 73 ग्राम, ठीक है जी, 73 ग्राम ही तो होगा, 36.5, हाँ बिल्कुल सही है। क्लोरीन का कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका 71 ग्राम, क्योंकि क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम एक, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 ग्राम। चलो, तो ये तो द्रव्यमान के लिए निकाल दिया अपन ने। अब एक काम करते हैं भाई, ये तो आपका सॉलिड है, ये भी आपका, ये लिक्विड था, एक्वस सॉल्यूशन में था, पर ये दोनों जो हैं ये गैसीय अवस्था में है। तो आपको पता है कि NTP पर किसी गैस का जो 1 मोल होता है, इसके लिए मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, सॉलिड लिक्विड के लिए अपन नहीं निकालते हैं। हम किसके लिए निकालते हैं, जब आयतन की बात होती है तो हम निकालते हैं सिर्फ गैसीय जो चीजें होती है उनके लिए। तो भाई क्लोरीन और हाइड्रोजन जो रहेगा आपका, इसका कितना कितना होगा, तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, इसका भी 22.4 लीटर रहेगा, ये लीटर है, और इसका भी 22.4 लीटर रहेगा। चलो 22.4 लीटर रहेगा, यहां तक कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक कहानी तो क्लियर है कि 24 ग्राम mg जो है, कॉमन सेंस वाली बात, 24 ग्राम mg जब HCl के साथ में अभिक्रिया करता है तब जाकर निर्माण होता है किसका, 22.4 लीटर आपके H2 का।
24 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, 24 ग्राम मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है HCl के साथ में, तब जाकर निर्माण होता है 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का। अब बोल रहे हैं कि 24 ग्राम तो नहीं है भैया हमारे पास, खत्म हो गया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 ग्राम की जगह पर कितना ग्राम है स्टूडेंट्स? तो भाई 12 ग्राम है। तो यही तो सवाल है, राइट? यही तो कॉन्सेप्ट है कि भैया 24 ग्राम मैग्नीशियम यदि पैदा करता है 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस, 24 ग्राम मैग्नीशियम यदि बनाता है 22.4 लीटर आपकी क्लोरीन हाइड्रोजन गैस और उतनी ही क्लोरीन गैस भी, तो 12 ग्राम कितना बनाएगा, है ना? मतलब 24 ग्राम 22.4 लीटर बनाता है तो 12 ग्राम उसका आधा बनाएगा। और आधा कितना होगा? तो इसका आधा होगा 11.2 लीटर। लो, खुश रहो, ये लो, चलो, ये लो, चलो। तो ये बनाएगा 11.2 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या होगा अपना आंसर? अपना आंसर होगा ख। इजी, मुश्किल, मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, ठीक है? नोट कर लो। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही धमाकेदार है और क्रॉस चेक करने पर भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है? चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो देख लेते हैं नया सवाल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे किसकी? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के बारे में, ठीक है जी? घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, अब 12 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से पूर्णतः अभिक्रिया यदि करेगा तो कितनी ऑक्सीजन उसको लगेगी? 12 ग्राम एल्यूमिनियम यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना चाहता है तो उसमें कितनी आपको ऑक्सीजन लगेगी? बड़ी सिंपल सी कहानी। तो आपको लिखना पड़ेगा एल्यूमिनियम, पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अब बढ़िया से लिखेंगे। देखो, तो एल्यूमिनियम जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, एल्यूमिनियम जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा आपको मिलता है Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को भैया बैलेंस किए बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यहां पर आप लिख दो, देखो 3 ऑक्सीजन 2 है तो यहां 3 लिखना ही पड़ेगा, यहां 2 लिखना ही पड़ेगा और यहां 4 लिखना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो कितना उपयोग हो रहा है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी कि भैया एक एल्यूमिनियम 27 ग्राम का होता है। 4 एल्यूमिनियम कितने होंगे? तो 20 का 4 से गुणा किया, सॉरी 25 का 4 से किया तो 100 आ गया, फिर 2 का 4 से किया तो 108 आ गया, क्योंकि 2 का 4 से किया तो 8 आ गया। चलो, तो ये 108 ग्राम हो गया। ये जो है आपका भाई 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऐसे वाले 3 है तो 96 हो जाएगा, तो ये 96 ग्राम आ गया। चलो, ये जितना भी बन रहा है वो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, उसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, बढ़िया वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मिस नहीं करेगा कॉन्सेप्ट कोई भी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि 108 ग्राम एल्यूमिनियम अभिक्रिया करने के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन खा जाता है, 108 ग्राम एल्यूमिनियम अभिक्रिया करने के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन खा जाता है, तो फिर 12 ग्राम एल्यूमिनियम जो है उसको कितना लगेगा? कितनी ऑक्सीजन लगेगी? सिंपल सा सवाल है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। 12 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हम करेंगे 96/108 गुणा 12 और इसको हम थोड़ा सा डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 108, तो 12 90 कितना हो गया आपका? 108 हो गया। और 96 को अपन यदि 9 से विभाजित करते हैं, 96 को हम यदि 9 से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो भाई सीधी सी बात है, 9 दाम तो 90 हो गया, फिर 6 बचा तो 60 यदि है तो 9 6 54, ठीक है। उसके बाद फिर 4 9 6 54 है ना, 9 6 54, ठीक है, ठीक है। फिर 6 बचा तो ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फिर 6 बचा तो ये ऐसा चलता रहेगा। चलिए, तो इस तरीके से 10.66 है, 10.66 है, 10.66 है, यही होगा अपना आंसर। 10.67 मान लीजिए आप। तो 12 ग्राम के लिए आपको जो आंसर रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड है। अपन चेक कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम यहां पर कोई दिया है क्या। 16 ग्राम, 32 ग्राम, 24 ग्राम, यार कोई नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, जो इसके क्लोज्ड है उसी को हम काउंट करते हैं, दैट मस्ट बी अवर आंसर। जो इसके क्लोज्ड है, कभी कभी अभी न्यूमेरिकल है, किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी जो क्लोज्ड वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं,
क्लोज्ड वैल्यू होती है, अपन उसको काउंट करते हैं। एक बार हमने किया क्रॉस चेक और हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। चलो नोट कर लो, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं कि भाई 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट जिसका ये द्रव्यमान दिया हुआ है, इसको आप यदि तीव्रता से गर्म करेंगे तो आपको जो अवशेष प्राप्त होगा उसका भार क्या होगा। एक बार अपने से ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को जैसा कि आपने कर लिया होगा, बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए होती है रिएक्शन, और रिएक्शन हमारी क्या होगी। तो भाई सीधी सी बात है, आप किसको गर्म कर रहे हो, सिल्वर कार्बोनेट को, राइट, और बहुत तेजी से गर्म कर रहे हो, बहुत ज्यादा तापमान देकर। तो सिल्वर कार्बोनेट हमारा होता है Ag2, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है, Ag2CO3, ये हमारा सिल्वर कार्बोनेट होता है। और यदि आप इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको Ag मिलेगा, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बैलेंस कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो बैलेंस करने के लिए भाई यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर आपका 1/2 आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा अभिकारक और आपका जो उत्पाद है उसके पास कुल परमाणुओं की जो संख्या है, अणुओं की संख्या एक समान है या फिर नहीं है। तो 2 Ag हो गए, कार्बन 1 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, और 2 और 1 3 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब AgCO3 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं इसका द्रव्यमान। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, द्रव्यमान निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा यहां पर। अब भैया 2 होता है आपका सिल्वर, तो 2 सिल्वर के साथ में 108 का गुणा कर दो, साथ में कार्बन के 12 कर दो, और ऑक्सीजन आपके पास 3 है, 1 का 16 होता है, 3 का 48 होगा, सबको आप आपस में जोड़ दो। तो 48 और 12 तो 60 हो गया, 60 में अपन 108 है तो इसको 216 जोड़ेंगे, तो 216 और 60 आपका हो जाएगा 216 है, और उसमें आप यदि 60 जोड़ेंगे तो 276 हो गया। चलो, तो ये 276 ग्राम अपना हो गया, बिल्कुल सही है। और यहां पर 2.7, हाँ तो ये ऐसे ही देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि सिल्वर कितना बना है। तो सिल्वर बना है आपका 2 गुणा 108, तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 216, तो ये हो गया आपका 216 ग्राम। बाकी का आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या बना होगा भाई, ऑक्सीजन बना होगा, वो भी देख लेते हैं अपन। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, तो 44 ग्राम बना है, और ये भैया आपका 16 ग्राम बना है, दैट्स ऑल। क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, O2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं, पर आगे यदि 1/2 लगा है, इसका मतलब फिर से अपने को आधा करना है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। अब ये सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि यदि 276 ग्राम, यदि 276 ग्राम AgCO3 बनता है, जलता है, तो उससे 216 ग्राम आपका Ag बनता है। बड़ा ही सिंपल। तो क्या होगा यदि हम, तो क्या होगा यदि हम 2.76 ग्राम AgCO3, जिसको हम लोग सिल्वर कार्बोनेट बोलते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, 2.16 ग्राम आपका Ag बनेगा। बस ये था आपका सवाल। तो इतने ग्राम आपका Ag जो है वो बनने वाला है। आंसर यहां पर दिया है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बड़ा ही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है, पहली बात कि भैया आपको जो है अभिक्रिया पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको हर चीज का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, जिससे कि आप अभिकारक और उत्पाद के कुल द्रव्यमानों की गणना कर सकें। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी। चलो नोट कर लेंगे, ये नोट कर लिया गया है, बड़ा ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भाई, और इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। तो आपको भी पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस क्या होती है, 2 ग्राम H2 गैस क्या होती है, क्योंकि आपकी जो हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में पाई जाती है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस क्या होता है, 1 मोल होता है, किसका, H2 का। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस 1 मोल होता है, किसका, तो भाई H2 का। इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका, तो 1 मोल होता है H2 का। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है 1 मोल यदि है तो इतने लीटर। तो
तो ये कोई सवाल थोड़ी था, ये तो मेरे सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही चुटकियां बजा के सॉल्व कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, तो ये हो गया आपका 22.4 लीटर 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 लीटर, और ये रहा अपना आंसर। सिंपल है कहानी, आसान है कहानी, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो भाई, अब अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि 80 ग्राम गंधक यानी कि सल्फर में, 80 ग्राम गंधक यानी कि सल्फर में, गंधक क्या होता है, तो भैया ये होता है आपका सल्फर। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 32 होता है। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, तो भाई 32 होता है। तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा लिखा ही हुआ है, चलो 32 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, कि ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी है, ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी है 80 ग्राम गंधक में, ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। ग्राम परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ग्राम परमाणुओं की संख्या, तो ग्राम परमाणुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी आपकी, दिया गया द्रव्यमान, ध्यान से देखोगे उसी को हम लोग मोल कहते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब ये जो दिया गया द्रव्यमान है आपका, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, तो दिया गया द्रव्यमान है आपका कितना, तो भैया 80 ग्राम बटे 32 ग्राम। चलो काटना चालू करते हैं। ठीक है, तो कैसे कटेगा भाई, तो एक काम करो आप 8 से कर दो, तो 8 से किया तो ये 10 आ गया, 16 से भी कर सकते थे हम लोग भाई, 16 पंचे डिवाइड बाय 2, ये हो गया और ये हो गया 2.5। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 2.5 हमारा आंसर होगा। जिसको आप ग्राम परमाणुओं की संख्या कह रहे हो, उसका मतलब मोलों की संख्या भी होगा, इसका मतलब मोलों की संख्या भी होगा, राइट, इसका मतलब मोलों की संख्या भी होगा। क्या हमारे पास 2.5 है, बिल्कुल है, और यही क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा, जो कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही कहानी है, नोट कर लो। कोई डाउट यदि है तो पूछ लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो गया, प्रैक्टिस करते करते सब कुछ कनेक्ट हो गया होगा आपसे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कैसा रहता है, तो भैया परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं क्या, तो सुनो, इसको हम बोलते हैं ये बोलते हैं इसको रासायनिक संयोजन, सॉरी रासायनिक संयोजन का नियम तो है ही, और रासायनिक संयोजन के नियम में कौन सी चीज है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। क्या है, कुल द्रव्यमान की बात हो रही है, तो कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, और इसी को बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। दैट्स ऑल। तो यही क्या कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, राइट। बड़ी सिंपल सी कहानी है, डोंट किया जाए, और ये परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक की तरफ का कुल द्रव्यमान और उत्पाद की तरफ का कुल द्रव्यमान कैसा होगा, तो वो होगा भैया एक समान। बात समझ में आ गई, तो सिंपल सी कहानी। चलो नोट करेंगे, इसको यहां से हटाते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। चलो चलिए भाई, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही सिंपल है, और बड़ा ही मजेदार भी है। कैसे है, ध्यान से देखो।
अमोनिया गैस की बात हो रही है और इस बार ये बात कर रहे हैं किसके लिए, तो भैया आयतन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रिएक्शन यहां पर खुद लिखकर दे दी गई है, क्योंकि इनके समझ में आ गया है कि हम रिएक्शन नहीं देते हैं तो भी ये लोग तो रिएक्शन बना लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो अब हम लिखने वाले हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, N2 के साथ में 3H2, राइट, और ये आपको दे रहा है 2NH3। अच्छा, अब यदि हम मोलों की संख्या निकालें तो भाई इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल हैं और इसके 2 मोल हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मोलों की संख्या भी हमने निकाल ली है। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, जैसा कि आपने इसको पढ़ लिया है कि भैया 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक नाइट्रोजन गैस कितनी होगी। 10 लीटर बनाने के लिए, राइट, 10 लीटर यदि आप अमोनिया बनाना चाहते हो तो आवश्यक नाइट्रोजन गैस कितनी होगी। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। देखो, यदि हम आयतन के संदर्भ में अब बात करें, किसके संदर्भ में भैया, आयतन के संदर्भ में, तो आयतन के लिए यदि हम देखें तो इसका 1 भाग होगा, इसका 3 भाग होगा क्योंकि सभी गैसीय अवस्था में है, और इसका 2 भाग होगा। मतलब 2 भाग अमोनिया बनाने के लिए आपको 3 भाग, ये उभाग जैसा दिख रहा है, इसको हटा देते हैं यहां से, 3 भाग आपको क्या चाहिए, 3 भाग आपको हाइड्रोजन चाहिए, 1 भाग आपको नाइट्रोजन चाहिए। इतनी सी ये कहानी है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो आयतन के संदर्भ में यदि यहां पर आपको 2 भाग बनाना है तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन गैस चाहिए 1 भाग, ठीक है। तो यदि आपको 10 लीटर बनाना है या 10 भाग बनाना है, एक काम करते हैं, ऐसे भाग हटा देते हैं, लीटर लिख देते हैं, ठीक है, आपको और जल्दी कनेक्ट होगा, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चलो, तो 1 लीटर नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, पर किस पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो 1 लीटर आपका नाइट्रोजन गैस लिख रहा है, किसके लिए, 2 लीटर के लिए। तो 10 लीटर बनाना होगा तो सबको पता है कि आंसर क्या होगा, 5 लीटर। आंसर क्या होगा भाई, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस यदि 2 लीटर अमोनिया बना रही है तो 10 लीटर अमोनिया बनाएगी कौन सी चीज, 5 लीटर नाइट्रोजन गैस। कहीं पर दिया हुआ है क्या, ये बिल्कुल दिया हुआ है, और यही क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही बात, सीधी बात, कोई हायर केमिस्ट्री नहीं होती, बिल्कुल मत हो परेशान। सिंपल सी कहानी है, आपको यूज करना है बेसिक सेंस, कॉमन सेंस, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो। कर लिया, पक्का जी, सही है। चलो, अब अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10 मोल जल कितना होता है, पहले 1 मोल का निकाल लो। तो आपको भी पता है कि भाई 1 मोल जो होगा, 1 मोल जो होगा वो 18 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल जो होगा वो 18 ग्राम के बराबर होगा। तो 10 मोल कितना होगा, हा, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या। तो ये हो जाएगा 180 ग्राम। कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 180 ग्राम। क्या कहीं पर दिया है, तो बिल्कुल दिया है। 1 मोल 18 ग्राम कैसे होता है पता है ना आपको, ये देखो, जानते हो यार आप लोग ये सब, कैसे पता है, ध्यान से देखो। आप जानते हो कि भाई H2O होता है, तो 2 आपके पास में हाइड्रोजन होते हैं और 1 आपके पास में ऑक्सीजन होता है, दोनों को मिलाया तो 18 आ गया। तो 1 मोल H2O जो होता है वो 18 ग्राम के बराबर होता है। मतलब ये कि यहाँ पर अभी जो है कम से कम 200 ग्राम के आसपास पानी है, 200 ग्राम के आसपास पानी है। तो मुझे बताइएगा कि 200 ग्राम यदि पानी होगा तो उसमें कितने मोल होंगे। 10 मोल में 180 ग्राम है, तो आप मुझे बताइएगा कि भैया 200 मोल यदि आपके पास पानी है तो उसमें कितने मोल होंगे H2O के। बात समझ में आ गई। चलो अब एक काम करते हैं ये तो हो गया अपना, है ना। तो क्या आंसर निकाल लेते हैं, आ गया आंसर, ये लो 180 ग्राम। बड़ा ही मस्त मजेदार सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, नोट कर लो, सिंपल है ना। अगला सवाल कह रहा है भैया रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसकी, रासायनिक समीकरण से इनमें से किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो बता देंगे, कोई घबराने वाली बात है नहीं। रासायनिक समीकरण से इनमें से किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, तो भैया इनकी तो होती है, देखो लिखा ही हुआ है। जब भी हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो उसमें जो भी अभिकारक या उत्पाद आते हैं उन सबका जो है
हम क्या लिखते हैं भाई, भौतिक अवस्था तो लिखते ही लिखते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या एक्वस है, राइट। तो ये तो होती है। अभिकारकों एवं उत्पादों का सांद्रण। अब यदि आपको सबकी अवस्था पता है तो सबकी मात्रा भी आपको पता होती है। देखो यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके 2 मोल है, उसका 1 मोल है। तो यदि इनकी मात्रा पता है तो इसका मतलब सांद्रण भी पता है, तो इसकी प्राप्त जानकारी भी होती है। ठीक है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। अभिक्रियाओं में होने वाला ऊष्मीय परिवर्तन, हाँ ये नहीं बता सकते आप। ठीक है, तो ये नहीं बता सकते। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। अभिक्रिया की दिशा बता सकते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं। अभिक्रिया की जो दिशा है वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो भैया बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। आपको पता होगा कि अभिक्रिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है, यानी कि उत्पाद की तरफ जा रही है, या फिर आपके अभिकारक की तरफ जा रही है। पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक ऐसे अध्याय में जो कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, और उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रासायनिक साम्यता। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो इस तरीके से जो है बता सकते हैं। तो जिसमें नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, जिसमें नहीं होगा वही हमारा सही होगा। तो ये जो है हमारा क्या होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए। आप नहीं बता सकते रासायनिक समीकरण को देखकर कि उसमें किस प्रकार का ऊष्मीय परिवर्तन हो रहा है। चलिए भाई, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सी कहानी। चलो और आगे बढ़ेंगे। 16 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 16 ग्राम मीथेन। तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि बहुत देर से इस प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो पहले हम 1 ग्राम मीथेन के लिए निकाल लेते हैं। क्या कहते हो? तो हम कहते हैं 1 ग्राम नहीं, 1 मोल मीथेन। तो मीथेन क्या होता है भैया? CH4 होता है। तो 1 मोल मीथेन कितना होगा? तो 16 ग्राम होगा। कैसे पता मुझे? तो क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिस की हुई है। कैसे? देखो, CH4 में कार्बन के 12 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, दोनों को अपन ने जोड़ा, कितना आ गया भाई? मिलाने पर 16, अपना आंसर आ गया। तो अब 1 मोल CH4 जो होगा वो होगा आपका किसके बराबर भैया? 16 ग्राम के बराबर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात। ठीक, तो 1 मोल CH4 जो होगा वो 16 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, 1 मोल आप कह रहे हो, इसका मतलब एक संख्या भी होगी। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? इसके अणु होंगे। किसके? मीथेन के। तो 16 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? उतनी ही होगी जितना अवोगाद्रो की संख्या है, यानी कि ये लो। इजी? हाँ जी, पक्का जी। चलिए, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। चलो नोट करना है। इजी? पक्का? ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। भैया 4.023 में सार्थक अंक कितने हैं? अब लिख रहे हो 4.023, 1 2 3 4। तो पहला और अंतिम यदि अशून्य या बिना शून्य के कोई आपकी संख्या दी होगी तो सभी के सभी अंक उसके अंदर जो है दे ऑल आर काउंटेबल, वो सभी काउंट होंगे। इसलिए सार्थक अंकों की जो संख्या है वो होगी आपकी 4। बात समझ में आ गई? क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? पक्का? चलो, तो इस तरीके से 4.023 में सार्थक अंकों की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? आपकी 4 होगी। इस तरीके से हमने बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस लगा लिए हैं। चलिए भाई, अब इसको हटा देते हैं यहां से। अब ना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये MCQ का हमारा पहला वाला पार्ट है। MCQ का दूसरा वाला आपको पार्ट कैसे मिलेगा वो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, और अपने आसपास शेयर आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, YouTube पे तो आप इसी चीज को देख ही रहे हैं। यहां पर वो चीज आपको कहां पर मिल जाएगी? प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पर यदि आप बात करते हैं गूगल की, राइट, तो आप सीधे जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे, सीधे सीधे आपके सामने एक्सप्लोर टू टॉप कोर्सेस का एक इंडेक्स आ जाएगा, राइट। और क्या होगा? तो देखो उसमें सारे 1 by 1 सारे ऑल द कोर्सेज आर टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो अब आप यदि इंग्लिश मीडियम की बात करोगे तो भैया यानी कि KG1 से लेकर किंडरगार्टन से लेकर आपका 12 तक। हिंदी मीडियम की बात करोगे तो अभी 7वीं से 12वीं तक है, उसके बाद अभी हम ऐड करते जाएंगे। NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, CUET हो गया, तो सबके आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलो देखो,
अब 7वीं से 12वीं तक आप पहुंचे तो आपके पास कक्षाएं होंगी, ये लो। तो 12वीं से लेकर 7वीं तक सभी कक्षाएं, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ में एक्स्ट्रा लर्निंग, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए अब आप पहुंचे कौन सी क्लास में, तो अभी हम कक्षा 11वीं कर रहे हैं, पहला ही अध्याय चल रहा है इसलिए उसको हमने अभी ऐड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो आप यदि क्लास 11 के लिए करना चाहते हो तो आप यहां क्लिक कर दो, पर यदि आप क्लास 10th के लिए करना चाहते हो तो आप यहां क्लिक कर दो। जैसे आपने यहां पर क्लिक किया क्या हुआ बता रहा हूं, देखो यही प्रोसेस होगी। जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया आप आगे बढ़े। अब हर चैप्टर के लिए आपको कुछ चीजें जो है वो मिल गई, मतलब हर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि अभी हम कर रहे थे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट, और भी बहुत सारी चीजें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे। बात समझ में आ गई, और ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। तो आप किसी भी क्लास को यदि स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करेंगे भाई, पाठ्यक्रम परिचय से। कहां से स्टार्ट करेंगे, पाठ्यक्रम परिचय से, जिसमें हम सिलेबस का एक ओवरव्यू लेते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं पूरे के पूरे हमारे सिलेबस का। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात। चलो, और अब आपने यहां पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया सबसे पहले क्या मिलेगा भैया आपको, पाठ्यक्रम परिचय का क्लास, या फिर आप वीडियो कह सकते हैं। चलो आपने क्लिक किया, आप यहां पहुंच गए। अब ये क्लास देखो लिखा हुआ है क्लास 10th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम सिलेबस ओवरव्यू। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं किस प्लेटफॉर्म से, उसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ठीक है, ये मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल है। इंग्लिश चैनल पे तो किंडरगार्टन से लेकर 12th तक है, जैसा कि आप जानते हैं, राइट, जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की पूरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि सभी स्टेट बोर्ड्स, सभी विषय, सभी टॉपिक, सभी क्लास, सभी अध्याय, सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। जल्दी हम मिलते हैं एमसीक्यू के सेकंड पार्ट के साथ, जहां पर हम बात करेंगे बहुत सारे और भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो सामान्यतः आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल आग की तरह अपने सारे दोस्तों में जो कि पढ़ाई करते हैं, जो नहीं करते हैं, उनमें फैला दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।